हेलो गाइज, मैं हूं सुमंत। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक का एक सर्विंग एक टॉपिक है और एक डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का पूरा क्वेश्चन ईच बाय ईच क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। उसको 4 पार्ट में किया हूँ, क्योंकि जितना भी वीडियो में बना रहा हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर रख रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और पहले से जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक आप पहले नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। वहां पे किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को आपको डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसी कमेंट में उसी क्वेश्चन को लिख दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट आने वाला उसी सीरीज में उसको दोबारा मैं आपको साथ डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, और ये जो सीरीज है 41 से 50 तक हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे भी कुछ भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है, उसको मेंशन कर दीजिए कमेंट में ताकि मैं आने वाला जितना भी वीडियो में वहीं पे कहीं भी आपको डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर कनेक्टिंग ऑफ हेवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी। अच्छा, यहाँ पे वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट बता गया है कि इसको एक्सप्रेस करते हैं कॉम्पैक्टिव फैक्टर में। सुनिए कि वर्कबिलिटी क्या है। जैसे कि कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर है। उसको जो वाटर मिक्स करेंगे सारा को प्रॉपरली एग्जैक्ट प्रोपोर्शन उसको मिक्स करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे भी हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर उसको पोर करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे। उसको प्रोसेस को बोलते हैं वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे ना, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एक वैल्यू से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। वहां पे कंडीशन क्या दिया है कि फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हेवीली रेनफोर्स सेक्शन, जहां पे हम लोग का रेनफोर्समेंट बहुत हेवी रेनफोर्समेंट यूज होगा, मतलब एक लार्ज स्ट्रक्चर होगा, हेवीली लोडेड स्ट्रक्चर होगा, तो वहां पे हम कर सकते हैं। विदाउट वाइब्रेशन मतलब हम लोग उसको वाइब्रेशन के हिसाब से कंपैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका एक टेबल है, जैसे कि आपका आईएस कोड में भी है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपैक्टिंग फैक्टर कौन सा वर्कबिलिटी में क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये देख लीजिए पहले। जैसे कि पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि वेरी लो वर्क डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी, वेरी लो वर्कबिलिटी, जहां पे कंडीशन देखिए जो एप्लीकेशन में वाइब्रेटेड कंक्रीट इन रोड ऑन अदर लास्ट सेक्शन, जहां पे हम लोग को कंपैक्शन जो करेंगे वाइब्रेशन की वजह से करेंगे। रोड हो गया, अदर कोई भी लास्ट जहां पे वाइब्रेशन होगा, वहां पे हम लोग का जो वेरी लो वर्कबिलिटी का जो स्लॉम रहेगा, जैसे स्लॉम से हम लोग क्या पता चलेगा कि उसका वर्कबिलिटी क्या है, और वो जो स्लॉम वैल्यू है वो 0 से लेकर 25 mm तक रहेगा। ठीक है, और जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है स्मॉल अपरेटिस के लिए 0.78 और लार्ज अपरेटिस के लिए 0.80, ये इसको याद रख लेना, क्योंकि कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में पूछ गया कि वाइब्रेटेड कंक्रीट इन रोड और अदर स्ट्रक्चर में इसी कंडीशन में आपका कंपैक्शन फैक्टर फॉर स्मॉल अपरेटिस क्या होना चाहिए और लार्ज अपरेटिस क्या होना चाहिए, और इसका जो स्लम वैल्यू क्या होना चाहिए, और इसको क्या बोलते हैं, वेरी लो वर्कबिलिटी बोलते हैं। ये पूरा एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, जितना भी जो कॉलम 5 है, 5 कॉलम का एक एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लो वर्कबिलिटी के लिए क्या है ना, लो वर्कबिलिटी का जहां पे मास कंक्रीट फाउंडेशन विदाउट वाइब्रेशन, जैसे कि हम लोग कहां पे वाइब्रेशन के हिसाब से नहीं करेंगे और मास कंक्रीट फाउंडेशन करेंगे। मास कंक्रीट मतलब जो कंक्रीट का क्वांटिटी होगा वो बहुत लार्ज सेक्शन में होगा। ठीक है, और सिंपली रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन, और क्या है ना, दो कंडीशन में उसको लो वर्कबिलिटी को हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। एक तो हो गया मास कंक्रीट फाउंडेशन विद वाइब्रेशन, दूसरा है सिंपली रेनफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन। हम लोग रेनफोर्स सेक्शन जितना चाहिए उतना नॉर्मल रेनफोर्स सेक्शन करेंगे और उसको वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेशन इसे उसका कंपैक्शन करेंगे, और नहीं तो मास कंक्रीटिंग करेंगे और वहां पे वाइब्रेशन नहीं करेंगे। वो दोनों कंडीशन में आपका लो वर्कबिलिटी हो जाएगा, और उसका जो स्लॉम वैल्यू है ना आपका 25 से लेकर 50 तक रहेगा। ठीक है, और इसका कंपैक्टिंग फैक्टर, कंपैक्शन जो फैक्टर है वो 0.85 टू 0.87, इसको पूरा याद रखना पड़ेगा। ये पूरा टेबल आपको दिमाग में पूरा रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ईच कॉलम में, ईच जो रो कॉलम का जो बॉक्स है, ईच बॉक्स का एक एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए मीडियम वर्कबिलिटी क्या है। मीडियम वर्कबिलिटी आपका जो कंडीशन है, देखिए नॉर्मल रेनफोर्स्ड वर्क विदाउट वाइब्रेशन और हेवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन। आपका हेवीली, हम लोग का जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेवीली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कि हेवीली रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन और नॉर्मल रेनफोर्समेंट वर्क विद वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसका जो मीडियम वर्कबिलिटी होगा और इसका जो स्लम वैल्यू है 50 से लेकर 100 तक रहेगा, और इसका जो कंपैक्टिंग फैक्टर है 0.92 टू 0.935 फॉर स्मॉल अपरेटस, फॉर लार्ज अपरेटस। ठीक है,
और जो हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है उसका जो स्लॉम वैल्यू 100 से लेकर 180 रहेगा, और जो कंपैक्शन फैक्टर है 0.95 टू 0.96 रहेगा। ठीक है, और वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कौन सा कंडीशन इसका क्या है, सेक्शन विद कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट और नॉट नॉर्मली सुइटेबल फॉर वाइब्रेशन। ठीक है, जो कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट होगा, जहां पे हेवीली लोडेड स्ट्रक्चर होगा, हेवीली लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे ना, कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट यूज होता है, उसी सेक्शन में हम लोग हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी करेंगे, जिसका स्लॉम वैल्यू 100 से लेकर 180 तक रहेगा। ठीक है, स्लॉम ज्यादा रहेगा तो जो क्योंकि कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है तो इजीली उसमें जितना भी कंक्रीट का इंग्रेडिएंट्स है वो इजीली वो चला जाएगा अंदर में। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन इधर है कि फॉर कंक्रीट ऑफ हेवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होना चाहिए। अच्छा, मैंने बताया कि 75 टू 80 जो है आपका 75 टू 80 जो क्या वेरी लो वर्केबिलिटी और वाइब्रेटेड कंक्रीट के लिए है, और यहाँ पे देखिए कि 85 टू 92, 85 टू ऐसा तो कोई नहीं है, ऑप्शन डी देखिए एबव 92। हाँ, एबव 92 में हम लोग क्या करेंगे, हेवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन दिया गया है कंडीशन में, तो इसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अच्छा, हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वाटर सीमेंट रेशियो इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये इसको जो M15 का जो वाटर सीमेंट रेशियो क्या है और M20 ग्रेड का वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, इसका आंसर आपका 32 लीटर हो जाएगा सी, क्योंकि इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.64 है। ठीक है, सारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मैंने वाटर सीमेंट रेशियो लिख दिया हूं, जैसे कि 50 kg सीमेंट है उसका 60% वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, तो 50 kg का 60% क्या है, 30 kg है, मतलब हम M20 ग्रेड का कंक्रीट करेंगे तो वहां पे 30 लीटर ऑफ वाटर हम लोग यूज करेंगे। ऐसे 0.64 वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M15 ग्रेड के लिए, तो 64% है 50 kg मीन्स 32 लीटर। ठीक है, तो उसी हिसाब से बाकी ग्रेड के आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड। M15 ग्रेड के लिए 64% दरकार चाहिए, तो 50 kg का 64% के 32 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट 43 क्वेश्चन, हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड। जहां पर हम लोग हैंड मिक्सिंग करें, देखिए हम लोग कंक्रीट करने के लिए एक कंक्रीट मिक्सर आता है, ठीक है ना, जैसे कि छोटे छोटे काम है, जैसे कि जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट नहीं चाहिए वहां पे क्या करते हैं कि नॉर्मली हैंड में मिक्सिंग भी कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कुछ रूल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे वहां पे लॉसेस ज्यादा हो जाएगा, उनका जो बॉन्ड जो मिक्सिंग प्रोपोर्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, जितना भी सीमेंट हम लोग को चाहिए वहां से 10% एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर देंगे। ये आपका फील्ड में कहीं पे भी काम कीजिए, उस फील्ड में भी काम करिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हैंड मिक्सिंग में आप कंक्रीट कर रहे हो तो उसका जो एक्स्ट्रा सीमेंट है 10% उसमें ऐड कर देने से वो जितना उसका प्रोपोर्शन है वो प्रॉपरली आपको मिल जाएगा। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखिए, फॉर वॉल्स कॉलम्स एंड वर्टिकल फेसेस ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर्स द फॉर्मवर्क इज जनरली रिमूव्ड। जो शटरिंग करते हैं, फॉर्मवर्क करते हैं, वो जो वॉल हो गया, कॉलम हो गया, वर्टिकल जितना भी स्ट्रक्चर है उसको कितना टाइम में हम लोग रिमूव करेंगे। ये याद रखना, जितना भी कॉलम हो गया, वर्टिकल स्ट्रक्चर हो गया, उसको 24 आवर्स से 48 आवर्स में उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि मैं उसका जो IS कोड 456 के हिसाब से इसको लिख दिया हूँ। ठीक है, वॉल कॉलम वर्टिकल साइड्स के लिए आप लोगों को 24 टू 48 आवर में उसको निकालना है, और जो स्लैब के लिए अलग है 4.5 मीटर अप टू स्पान होगा स्लैब के लिए, उसका जो प्रॉप्स मतलब वर्टिकल जो सपोर्ट है उसको 7 डेज से निकालना पड़ेगा, और बीम के लिए आपका 4.5 मीटर से ज्यादा होगा तो उसको 14 डेज में रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और उसे रिमूवल ऑफ प्रॉप्स एंड आर्चेस स्पान अप टू 6 मीटर के लिए 14 डेज, और 6 मीटर ओवर होगा तो 21 डेज। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिविजुअल वाइब्रेशन बिटवीन द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड बी नॉट बी मोर देन। हाँ, जैसे कि हम लोग कोई भी कंक्रीट करते हैं उसको स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, कंप्रेशन स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, कि कोई भी एक ग्रेड हम लोग M20 ले ले तो उसका क्यूब ले लेते हैं, 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर्स ले लेते हैं, ताकि 7 डेज में टेस्ट हो जाए और 28 डेज में टेस्ट हो जाए। ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले जो भी कंक्रीट हम लोग पोर किए, कास्टिंग कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ इतना आ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसका जो रिजल्ट इंडिविजुअल जो वेरिएशन देखेंगे कि 3 क्यूब ले लिया, तीनों क्यूब के बीच में उसका स्ट्रेंथ भी अलग आएगा, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अलग आएगा, उसके बीच में जो स्ट्रेंथ है ना, उसका जो वेरिएशन है वो प्लस माइनस 15 डिग्री तो एवरेज रहेगा, तो ठीक है, ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैज इन टी बीम। जैसे कि हम लोग का टी बीम है, टी बीम में क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी अगर लार्ज स्पान स्लैब है वहां पे हम लोग ग्रिड टाइप का बीम प्रोवाइड करते हैं। वहां पे जो टी बीम हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका क्या पूछा गया है कि उसका जो फॉर्मूला है आईएस 456 के हिसाब से बीएफ मींस विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू L0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस BW और 6DF। यहाँ पे पूछा गया L0 क्या है, L0 क्या है आप लोग को सबको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जीरो मूवमेंट ऑफ द बीम, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स ये आईएस कोड का डिटेल्स फॉर्मूला है, इसको आप लोग बहुत टाइम इसको पढ़े हैं, बस इसको सुन लीजिए कि L0 क्या है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, फॉर कैंटिलीवर इफेक्टिव विड्थ ऑफ, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ दे दिया 0.5 मीटर एक कैंटिलीवर बीम के लिए, और मैक्सिमम स्पैन टू सैटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। अच्छा, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट पूछा गया है, ये याद रखना है कोई भी एक स्पैन है जो 10 मीटर के अंदर रहेगा, द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन्स अप टू 10 मीटर, कोई भी एक, ये आपका बीम हो गया आपका 10 मीटर का अंदर में रहेगा स्पैन, उसका जो कैंटिलीवर बीम के लिए जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन चेक के लिए जो फॉर्मूला है वो एलई इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 7 है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वो 20 है, और कैंटिलीवर कंटिन्यूअस बीम के लिए आपका 26 है। हम लोग को यहाँ पे कैंटिलीवर बीम पूछा गया है। अच्छा, कैंटिलीवर बीम के लिए एल इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ इक्वल 7 है। अच्छा, हम लोग को इफेक्टिव डेप्थ दिया गया 0.5, ठीक है ना, तो इफेक्टिव लेंथ पूछा गया है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा 7 इंटू डी इंटू 0.5, तो 3.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3.5 मीटर। देन 48 क्वेश्चन, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 15 मीटर, वहां पे मैंने बताया था कि स्पान 10 मीटर का अंदर में होगा तो उसका क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे दे दिया कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 15 मीटर, 10 मीटर से ज्यादा हो गया, द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सैटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। वही सेम पूछा गया है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट क्या करना पड़ेगा। अच्छा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोग को पता है कि LE बाई डी इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे देखिए कि आपका स्पान 10 मीटर से ज्यादा होगा तो वहां पे 10 डिवाइडेड बाय स्पान का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी फॉर्मूला में, तो 10 बाई स्पान हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए LE बाई डी इक्वल टू 20 इंटू 10 बाई स्पान हमारा कितना है ना 15 मीटर की बीम दिया है, तो इसको क्या करेंगे ना एल जो डी का वैल्यू है हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पान है एल इफेक्टिव स्पान तो 15 मीटर दे दिया है, एल इक्वल 15 और स्पान इक्वल 15 होगा, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा कि 1.3 मीटर हो जाएगा। ठीक, 1.3 मीटर तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी में देखिए मोर देन 1 मीटर दिखा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, फॉर कंटिन्यूअस स्लैब, हम लोग को अभी बीम का देख रहे थे, जो बीम का दो कंडीशन देख लिया कि जो भी स्पान 10 मीटर का अंदर में होगा बीम का, उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट कैसे चेक करेंगे, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूअस के लिए। अच्छा, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है कंटिन्यूअस स्लैब का है, कंटिन्यूअस स्लैब का स्पान दिया 3 मीटर बाय 3.5 मीटर साइज दे दिया है, मिनिमम ओवरऑल डेप्थ टू सैटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। स्लैब का वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए जो आपका कैंटिलीवर स्लैब होगा तो उसको L बाई डी जो वैल्यू है वो 12 है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए L बाई डी वैल्यू दैट इज 35 है, और कंटिन्यूअस स्लैब के लिए L बाई डी के लिए 40 है। यहाँ पे कंटिन्यूअस स्लैब दिया है, कंटिन्यूअस स्लैब का 3 बाई 3.5 मीटर साइज दिया गया है। अच्छा, ये जो कंटिन्यूअस स्लैब का जो वैल्यू L बाई डी 40 दिया, हम लोग को पूछा गया है कि आपका मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द ओवरऑल डेप्थ टू स्लैब। अच्छा, ओवरऑल डेप्थ पूछा मतलब डी पूछा गया है, यहाँ पे डी कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो स्लैब का साइज है 3 मीटर बाई 3.5 मीटर, आपको हमेशा जो साइज आपका स्लैब का स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट स्पान आपको लेना पड़ेगा, इधर एल का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3.5 मीटर स्मॉलेस्ट साइड क्या है ना 3 मीटर है, तो 3 मीटर डिवाइडेड बाई, इसको mm में कर देना है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन में देगा mm में पूछा गया है, तो 3 मीटर 3000 mm डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 40, तो डी का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करें 75 mm हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49 का बी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द IS 456 1978, आपको याद रखना है कोई भी IS कोड का क्वेश्चन है ना वो 1978 है कि 2000 है, उसको पहले ध्यान देना है। वहां पे पूछे तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, आपको पता है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दैट इज अ मॉडुलस ऑफ रप्चर, FCR वैल्यू हमेशा 0.7 इंटू रूट ऑफ आपका FC के, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रप्चर जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला आपको पता है कि 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ FC के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस, आपको क्वेश्चन नंबर से 41 से 50 तक आप देख लिए, कहीं पे भी आपको फिर भी डाउट हो रहा है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में से उसको लिख दीजिए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा आपको उसको डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, आप क्लास में नया है और चैनल में नहीं है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन है आपको पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए।